जोहार। जोहार, आप लोगों का स्वागत है सक्सेस लेटर क्लासेस में। और हम लोग जो अपना क्रम जो शुरू किए हैं कक्षपाल के एग्ज़ाम को लेके, तो उसमें सेकंड पेपर हम लोगों को जो पढ़ना है, तो उसमें से नागपुरी भाषा साहित्य का हम लोग जो शुरू किए हैं MCQ प्रश्न उत्तर का जो हमारा सिलसिला है, वो आज हमारा तीसरा क्लास है। तो देखते हैं एक एक करके आज के प्रश्न। तो देखा कोनो गिरलक, मतलब देखो कुछ गिरा। देखा कोनो गिरलक, देखो कुछ गिरा। हिया कोनो, कौन बरन कर सर्वनाम लागे। ये जो है देखा कोनो गिरलक, कोनो मतलब कुछ, तो ये कुछ जो है, कोनो जो है ये किस प्रकार का सर्वनाम है। तो ऑप्शन है पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। तो यहाँ इस वर्ड से कोनो मतलब कुछ गिरा, देखा कोनो गिरलक मतलब कुछ गिरा, तो इससे क्या हम लोगों को अनुमान लग रहा है, क्या गिरा ये एग्जैक्ट हम लोगों को पता नहीं है। अगर पता होता है कि कुछ वस्तु गिरा, कुछ सामान गिरा, तो यहाँ हम लोगों को पता नहीं है कि क्या गिरा है। तो क्या होना चाहिए इसका उत्तर, अनिश्चय, क्योंकि यही हम लोगों को जो है अनिश्चित, अनिश्चय दिखाई दे रहा है। तो इसलिए इसका सही उत्तर क्या हुआ, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब है अगला प्रश्न कि वो भात खालक, प्रस्तुत वाक्य कौन बरन कर काल है के। वह भात खाया, प्रस्तुत वाक्य जो है ये किस वर्ण का काल है। सामान्य भूतकाल, सामान्य वर्तमान काल, आसन्न भूतकाल या पूर्ण भूतकाल। वो भात खालक मतलब उसने चावल खाया, भात खाया। तो कब खाया एग्जैक्ट हम लोगों को, मतलब खाया तो खा चुका है वो, लेकिन कब खाया है वो एकदम उसका जो एग्जैक्ट टाइम होता है वो टाइम हम लोगों को पता नहीं है। तो प्रस्तुत वाक्य जो ये किस प्रकार का काल है, तो सही उत्तर क्या होगा, ये सामान्य भूतकाल का उदाहरण है। वो भात खालक सामान्य भूतकाल। फिर है कर्म कर द्वारा, द्वारा द्वारा, कर्म कर द्वारा जेकर लागिन कोनो काम करल जाएला ओके कहना, मतलब कर्म। हम लोग जानते हैं कर्ता होता है, कर्म होता है, क्रिया होती है। तो कर्म के द्वारा जिसके लागे मतलब जिसकी खातिर कोई काम किया जाता है उसको कहते हैं, क्या कहते हैं, कर्म कारक, करण कारक, कर्ता कारक के संप्रदान कारक। तो कर्म के द्वारा जिसके लिए कोई काम किया जाए उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं संप्रदान कारक। सही उत्तर संप्रदान कारक। फिर है चौथा सवाल, अगला सवाल कि देवल शब्द में कौन द्विगु समास है के। दिए हुए शब्द में, नीचे दिए हुए शब्दों में कौन सा शब्द द्विगु समास का उदाहरण है, कौन सा शब्द जो है वो द्विगु। तो चार गोड़वा, हार फार, गजानन या घोड़मुहा। तो सही उत्तर क्या होगा, द्विगु समास। तो चार गोड़वा द्विगु समास का उदाहरण हो गया, चार गोड़वा। ओ हरे मोर भाई के देख तो मुदा टुकू छेक देवेला। ओ हरे मेरे भाई को देखो तो, लेकिन थोड़ा सा, टुकू मतलब थोड़ा सा, छेक देवेला मतलब उसको घेर देता है, छेक देता है।
तो ये भुजबल है। और इसका क्या ये हुआ, तो कान और मुंह, कान और मुंह। फिर है अगला सवाल, ग्राम गीत आर्योत्तर सभ्यता के वेद हैं। वेद, वेद के कहल जाएला। वेद हमिन जानी ला कि वेद चार किस्म कर होवेला, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो यहाँ कहल जाए है कि ग्राम गीत जो गांव सब में गावे के वाला जो गीत होवेला, गांव ग्रामीण मन जो गीत के गाँव है ना, तो ग्रामीण मन जे गीत के गावे न सके का गीत कहल जाला, तो ग्राम गीत कहल जाला। मतलब गांव में, गांव के लोगों द्वारा जो गीत शादी ब्याह के अवसर पर, किसी मांगलिक अवसर पर जो गाया जाता है, वो किसका हिस्सा होता है, तो वो लोकगीत का हिस्सा होता है। लोकगीत वैसा गीत जो आदिम परंपरा, आदिम समय से मतलब मुँह जबानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक वो चलता आ रहा है, लोकगीत जो है। तो ग्राम गीत आर्योत्तर सभ्यता के वेद है, प्रस्तुत कथन कौन विद्वान करे के। ये जो स्टेटमेंट है कि ग्राम गीत आर्योत्तर सभ्यता के वेद हैं, वेद को श्रुति भी बोला जाता था, क्योंकि वेद, श्रुति इसलिए बोला जाता था कि उस समय वेदों को सुनने के बाद लिखा गया था। तो पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर राम नरेश त्रिपाठी, कृष्णदेव उपाध्याय या डॉक्टर सत्येंद्र। तो पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी, पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है वो जब हमारा स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, देश आज़ाद नहीं हुआ था, तो हंस नाम की इनकी एक पत्रिका आया करती थी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की। और महात्मा गांधी से इनकी अनेकों बार मुलाकात हुई थी। और ये हिंदी के जाने माने लेखक, कवि थे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ये स्टेटमेंट जो है इन्हीं का है, पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी का। हेठे का शब्द समूह मन में कौन शब्द समूह सिर्फ निश्चयवाचक सर्वनाम कर होते। नीचे दिए गए जो शब्द समूह हैं, इनमें कौन सा शब्द समूह है, मतलब ऑप्शन ए का शब्द समूह, बी का, सी का या डी का। तो नीचे दिए गए हुए शब्द समूहों में कौन सा शब्द समूह जो है वो सिर्फ निश्चयवाचक सर्वनाम का है। तो, तो सही उत्तर क्या है, ई। अब कैसे है ये बतला रहे हैं। निश्चय पूर्वक कहल जाते ई कलम है, तो ई कलम एकदम निश्चय। फिर वो घर है के, उकर मतलब उसका, तो ई, उ और उकर, ये सब शब्द समूह जो है से सब निश्चयवाचक सर्वनाम कर है। कल के यहाँ आ जाते कोनो, कोनो मतलब कुछ, जहाँ कुछ आ गलत वो अनिश्चय। क्यों आवत है, क्यों मतलब कोई, ये भी अनिश्चय। कौन है ये पता नहीं है। कने, कने मतलब किधर, अब जाना किधर है ये पता नहीं है, ये भी अनिश्चय है। तो यहाँ निश्चयवाचक जो सर्वनाम का शब्द समूह हुआ वो ऑप्शन सी हुआ, ई, उ और उकर। फिर है अगला सवाल कि सार्वनामिक विशेषण, विशेषण, विशेषण के प्रकार है कि सार्वनामिक विशेषण।
विशेषण जे संज्ञा और सर्वनाम कर विशेषता के बताएला। इकर से पिछला क्लास में हमें देख रहे पिछला या उकर पिछला क्लास में फर्स्ट क्लास में कि ये विशेषण कर विशेषता बताएला उके का कहल जाला, उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं पराविशेषण। तो यहाँ पूछ रहा है हम लोगों को कि विशेषण का जो प्रकार है सार्वनामिक विशेषण, इसके कितने उपभेद होते हैं, कै ठो उपभेद होएला, 2 ठो, 3 ठो, 4 ठो या 1 ठो। तो सही उत्तर का है सार्वनामिक विशेषण कर 4 ठो उपभेद होएला। निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, सवाल, निश्चयबोधक, अनिश्चयबोधक, सवाल बोधक और संबंध बोधक। और संबंध बोधक। तो सार्वनामिक विशेषण कर 4 ठो उपभेद होएला। मोट विशेषण का के बताएला। ये मोटा क्या है, विशेषण है। ये किस चीज को बताता है, जब हम मोटा बोलते हैं किसी को, तो मोटा बोलने से क्या असर होता है, उसके किस चीज का पता चलता है, आकार का, दशा का, परिमाण का, या कोई नहीं, दोनों नहीं। तो किसी को मोटा बोलने से उसके किस चीज का पता चलता है, उसके दशा का पता चलता है। आकार का भी चलता है, लेकिन सबसे पहले उसका दशा का पता चलता है कि वो मोट है। तो कैसन है उसका दशा, तो मोटापा है, मोट है। अब अगला सवाल जो है ये बुजवल है, मतलब पहेली। तो आए गुंगू जाए गुंगू पानी के डराए गुंगू, काहे के। आए गुंगू जाए गुंगू पानी के डराए गुंगू। तो ये इस पहेली का, इस बुजवल का इस बुजवल का क्या मतलब है, गगरी, बंदूक, जूता या लूगा। तो सही उत्तर क्या होगा, जूता। आए गुंगू जाए गुंगू पानी के डराए गुंगू। फिर 11वां सवाल देखते हैं। त कर उच्चारण स्थान का है, तो त बोल के देखिए, त का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ है, ओठ है, तालु है कि दांत है। तो सही उत्तर क्या होगा, त का जो उच्चारण स्थान है वो दांत है, दंत। फिर है कूड़ा। कूड़ा जाए मुहावरा कर सुपट जवाब का है, कोड़ा जाना। तो पहले का पुराना समय में जब रोजगार कर उतना साधन नहीं रहे, तब आदमी मन दूसर दूसर राज्य कमाए वास्ते जात रहे। और ऊपरों में सबसे बगरा जात रहे कलकत्ता के आसपास के एरिया में, काले भाई। तो कलकत्ता बड़ा महानगर रहे, सेवेरा भी रहे, आज भी है। तो ये भी नया निर्माण सब होवत रहे, कुछ घर बिल्डिंग सब बनत रहे, अपार्टमेंट सब बनत रहे। तो मजदूर मनक जरूरत होत रहे, तो यहाँ से जात रहे मजदूरी करे या ईट भट्ठा में काम करे, तो के कहत रहे कोड़ा जाति के।
तो कोड़ा जाने का क्या मतलब होता है, मुहावरा का सही मतलब कि दूसर राज्य कमाए जाए, दूसरे राज्य में किस लिए जाना, तो कमाने के लिए जाना। और एक इस पे गीत भी है कि तो कोड़ा में जावे चांदो, ऐसे करके। तो वही कोड़ा कि तुम दूसरे राज्य कमाने के लिए मत जाना, वही है कोड़ा, दूसरा राज्य कमाए जाए। तो उस गीत में बोला जाता है कि तो कोड़ा मिट जावे, तुम कोड़ा मतलब दूसरा राज्य कमाने के लिए नहीं जाना। तो अब फिर अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अब है सवाल, आग्नेय द्रविड़ और आर्य भाषा परिवार का क्रमशः कौन सा उदाहरण सही है। ये भाषा परिवार है हमारे भारत में। अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से चार भाषा परिवार के लोग निवास करते हैं। इनमें एक है आर्य भाषा परिवार, द्रविड़, फिर आग्नेय, और चौथा है इंडो तिब्बती भाषा परिवार। तो इंडो तिब्बती जो भाषा परिवार है, आपको जो हिमालयी राज्य हैं, विशेषकर मेघालय हो गए, या नॉर्थ ईस्ट के जो सातों बहनें हैं, सातों राज्य हैं उनमें, उसके अलावा दार्जिलिंग जलपाईगुड़ी के क्षेत्र में ये इंडो तिब्बती भाषा भाषी लोग आपको मिल जाएंगे। आर्य भाषा परिवार के लोग हमारे झारखंड में रहते हैं। सदान जो हमारी भाषा है, जैसे कि सदान में कौन कौन सी भाषा हो गई, सदान में नागपुरी हो गया, कोठा हो गया, पंचपरगनिया हो गया, और कुड़माली हो गया। तो ये सब किस भाषा परिवार से आते हैं, ये चारों भाषाएं जो मैंने बताई ये सब आर्य भाषा परिवार से हैं। द्रविड़ भाषा परिवार से कौन सा है, तो द्रविड़ भाषा परिवार से कुड़ुक, उरांव जनजाति द्वारा बोले जाने वाली जो भाषा है वो कुड़ुक द्रविड़ भाषा परिवार का सदस्य है। और आग्नेय भाषा परिवार में संथाली, मुंडारी, ये सब जो भाषाएं हैं ये आर्य आग्नेय भाषा परिवार में आती हैं। मुंडारी। तो सवाल क्या है कि आग्नेय, द्रविड़ और आर्य भाषा परिवार का क्रमशः कौन सा उदाहरण सही है। तो आग्नेय बदलाया संथाली या मुंडारी, तो सबसे पहले हो जाएगा मुंडारी। उसके बाद द्रविड़ भाषा परिवार का क्या है, कुड़ुक, उसके बाद आ जाएगा कुड़ुक। और आर्य भाषा परिवार का कौन सा सदस्य है, तो नागपुरी। तो सही उत्तर क्या होना चाहिए, ऑप्शन ए, मुंडारी, कुड़ुक, नागपुरी। फिर है नागपुरी में व कर ब रूप हो जाएगा, नागपुरी में व का रूप ब, व जो है वो कब ब में बदल जाता है। तो जब वह शब्द कर माझे आवेला, माझे मतलब बीच में, जब वह शब्द कर अंत में आवेला मतलब आखिर में, और जब वह शब्द कर शुरू में आवेला। और चौथा ऑप्शन है कि शुरू माझे बीच और अंत शोभे कर। तो नागपुरी में व का जो रूप है वह ब में कब बदल जाता है, तो मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो जब बीच में जो वो आता है वह ब में बदलता है। लेकिन व्यवहारिक तौर पे देखा जाए तो लोग शुरू में, बीच में और अंत में, तीनों जगह व को ब में परिवर्तित कर देते हैं। फिर है कि नागपुरी लिखे में कौन दीर्घ स्वर का व्यवहार नहीं होगा, नागपुरी लिखने में किस दीर्घ स्वर का व्यवहार नहीं होता है। तो स्वर हम लोग जानते हैं कि वर्ण को दो भागों में बांटते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। अब स्वर वर्ण भी जो है वो दीर्घ स्वर और हर्ष स्वर, इसमें हम लोग बांटते हैं। तो यहाँ जो है नागपुरी लिखने में कौन से दीर्घ स्वर का व्यवहार नहीं होता है,
तो यहाँ ए और ओ का व्यवहार नहीं होता है। सही उत्तर क्या है? ए और व। अब जैसे मान लीजिए एनक लिखना हो, ये एनक हुआ हिंदी, ऐसे एनक जो है वो उर्दू का वर्ड है एनक। एनक के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? ऐनक। ए के लिए ऐ का प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार से औ के लिए मान लीजिए कि लिखना है औरत, तो क्या लिखेंगे? औरत। यहाँ औ जो है वो औ में बदल जाता है। तो नागपुरी लिखे में कौन दीर्घ स्वर का व्यवहार नहीं होएगा? किस दीर्घ स्वर का व्यवहार नहीं किया जाता है? तो बड़ा ए और औ का। फिर है लोक साहित्य कहल जाएगा। लोक साहित्य कहा जाता है किसे? तो ऑप्शन देखते हैं हम लोग कि लिखित और प्रकाशित साहित्य के। लोक साहित्य किसको कहा जाता है? तो लिखित और प्रकाशित साहित्य को। बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि लोक साहित्य अलिखित होता है। लोक साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता होती है कि लोक साहित्य अलिखित होता है, उसे किसी व्यक्ति विशेष ने नहीं लिखा होता है और वो प्रकाशित भी नहीं होता है। वो पुराने परंपरा से जो चलता आ रहा है, जैसे मान लीजिए कि शादी ब्याह के अवसर पर जब महिलाएं गीत गाती हैं, लोकगीत जब गाती हैं, उसमें क्या होता है कि वो हो सकता है अपनी नानी से सुनी हो, फिर उसकी नानी अपनी नानी से सुनी हो, ऐसे ही वो पुराने परंपरा से चलता आ रहा है। तो लोक साहित्य कहा जाता है किसको? तो लिखित और प्रकाशित साहित्य को बिल्कुल नहीं। आधुनिक व्यंजनापूर्ण साहित्य को बिल्कुल नहीं। मौखिक परंपरा और दीर्घकाल से चलते आवे के या शोभे के। तो सही उत्तर क्या होगा कि मौखिक परंपरा से, मतलब मुंह जबानी, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो स्थानांतरित होता है जो गीत, उसे लोक गीत या साहित्य, उसे लोक साहित्य लोकगीत कहते हैं। तो मौखिक परंपरा और दीर्घकाल से, मतलब पुराने समय से पुराने प्रयास से चला आ रहा है, तो वो लोक साहित्य है। फिर है कि सी डी सिंह, इनका पूरा नाम है चंद्रदेव सिंह। तो सी डी सिंह कर कौन रचना कीर्ति नागपुरी काव्य संसार में तहलका मचा दिल है? तो सी डी सिंह का कौन सा रचना, कौन सी कृति जो है ये नागपुरी काव्य संसार में काफी लोकप्रिय हुई, जिसने तहलका मचा दिया? तो कौन सा ऑप्शन देखते हैं? छोटा नागपुर संदेश, नागपुरिया माटी, झारखंड दर्पण या झारखंड दर्पण। तो सही उत्तर का है तो सी डी सिंह की ये रचना थी। ये झारखंड आंदोलन जब चल रहा था उसी क्रम में इनका ये कृति आई थी, इनकी ये रचना आई थी, झारखंड दर्पण। तो सही उत्तर क्या हुआ? झारखंड दर्पण। नागपुरी काव्य में चैतन्य महाप्रभु का प्रभाव सबसे पहले कौन कवि कर रचना में भेटाला? तो चैतन्य महाप्रभु जानते हैं वैष्णव संप्रदाय के बहुत बड़े संत हुआ, मतलब संत थे, और ये मुख्य रूप से बंगाल से संबंधित थे। तो नागपुरी, लेकिन इनका बंगाल से, जब ये चूंकि कृष्ण के भक्त थे, वैष्णव संत थे, तो बंगाल से वृंदावन जाने के क्रम में इनका झारखंड में प्रवास हुआ था कुछ दिनों तक चैतन्य महाप्रभु का। तो यहाँ सवाल है कि नागपुरी काव्य में चैतन्य संप्रदाय का प्रभाव सबसे पहले कौन कवि के रचना में बेटाला? सबसे पहले किस कवि की रचना में मिलती है? तो नागपुरी का सबसे पहला कवि, पहला जो ज्ञात कवि किसको कहा जाता है? ज्ञात कवि तो रघुनाथ नृपति को। यहीं से नागपुरी पद साहित्य की शुरुआत हुई है। सबसे पहला कविता इन्हीं का, ये नागवंशी राज के 50वें राजा थे रघुनाथ शाह, तो उन्हीं को नृपति, राजा को ही संस्कृत में नृपति बोला जाता है।
तो रघुनाथ नृपति। और इनकी रचनाओं में किसका प्रभाव ज्यादा मिलता है? तो चैतन्य महाप्रभु का। तो सही उत्तर इसमें क्या है कि सबसे पहले कौन कवि के रचना में भेटाएला? चैतन्य संप्रदाय के प्रभाव। तो जाहिर सी बात है रघुनाथ नृपति। तो सही उत्तर होगा डी, रघुनाथ नृपति। हिंदी भाषा हिंदी भाषा कर व्याख्याता रूप में काम करे वाला शिक्षक बाद में नागपुरी साहित्य कर उत्थान में नाम कमाला, इनका नाम क्या है? तो सबसे पहले तो सवाल पूछ रहा है क्या कि हिंदी भाषा के व्याख्याता, प्रोफेसर के रूप में काम करने वाले शिक्षक जो बाद में नागपुरी साहित्य के उत्थान में काफी नाम कमाए, काफी यश कमाए, इनका नाम क्या है? तो ऑप्शन है विशेश्वर प्रसाद केसरी, त्रिवेणी नाथ साहू, कृष्ण प्रसाद साहू और प्रेम कुमार केसरी। तो सही उत्तर क्या होगा? विशेश्वर प्रसाद केसरी। इन्होंने डाल्टनगंज के जिसका अब नाम है मेदिनी नगर, तो मेदिनी नगर में जीएलए कॉलेज में ये व्याख्याता के रूप में अपनी सेवाएं दी थी। और वहीं से 1973 में इन्होंने जय झारखंड नामक पत्रिका, जय झारखंड नामक पत्रिका की शुरुआत की थी। त्रैमासिक पत्रिका थी जय झारखंड। तो चलिए सॉल्व कर। फिर है कि कादो जोरा गांव कर रहे वाला नागपुरी साहित्यकार के है? कि कादो जोरा गांव के रहने वाले नागपुरी साहित्यकार कौन है? तो इनके बारे में भी बतला चुके हैं कि शारदा प्रसाद शर्मा, नसीम अंसारी, नईमुद्दीन मिर्दाहा या शेख अली जान। तो सही उत्तर क्या होगा कि नईमुद्दीन मिर्दाहा। इनको नागपुरी का रसखान कहा जाता था। तो ये रहा हमारा आज का क्लास।